नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस पर। ये जैकेट वगैरह देखकर आप चौंकिएगा मत। मैं देश में नहीं हूँ, देश के बाहर हूँ, यूके में हूँ इस समय। यहाँ काफ़ी ठंड है। बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ अभी फ़िलहाल मैं हूँ, कार्डिफ में। डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा चैनल पर ही। लेकिन अभी जो खबर है, वो खबर कंगना रनावत जी को लेके है। टीम ने जब रात को डिटेल्स भेजी और मैंने पढ़ा, तो काफ़ी चौंकाने वाली, काफ़ी हैरान करने वाली खबर है कंगना रनावत जी की। कंगना रनावत जी ने मंडी से चुनाव लड़ा था, आप सब लोग जानते हैं। और मंडी के उस चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट जो वहां के राजघराने से थे, उनको तकरीबन 74,000 वोटों से हराया था। और हराकर वो संसद में पहुंची थी। संसद में आने से पहले और संसद में आने के बाद भी कंगना रनावत जी अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहती हैं। काफी पहले उनका बयान आप जानते हैं, आपको याद होगा कि आजादी तो 2014 में मिली थी। कभी नेहरू जी को लेकर कोई बयान देती हैं, कभी अंडमान निकोबार पहुंच जाती हैं और सावरकर जिस कमरे में थे, जेल के जिस कमरे में सावरकर थे, वहां जाकर वहां से अपनी तस्वीरें भेजती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनके तमाम बयानात आए और नरेंद्र मोदी जी की भक्ति जिस तरह से वो करती हैं, ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी जी से उनका कंपटीशन है। हालांकि मिनिस्टर वगैरह तो नहीं बनाया गया और अभी संसद के अंदर से कोई उनका ऐसा बयान भी नहीं आया है संसद के बारे में, या संसद के अंदर बहस में हिस्सा लेते हुए ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। संसद में वो बोर होती जरूर नजर आई, लेकिन जब कांवड़ियों वाला विवाद शुरू हुआ और सोनू सूद को आप सब लोग जानते हैं कि चाहे कोविड का टाइम हो, उसके पहले का टाइम हो, उसके बाद का टाइम हो, सोनू सूद हमेशा लोगों की मदद के लिए हाजिर होते हैं। जब कांवड़ियों वाला विवाद आया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि सभी को अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब वो फैसला पलट दिया है। तो उस समय सोनू सूद ने बयान दिया कि सबको मानवता लिखा जाना चाहिए। आप जानते हैं कांग्रेस भी एक अभियान चला रही थी जिसमें मोहब्बत की दुकान जैसा लिखा जा रहा था हर दुकान पर। ये अपने आप में बहुत अजीब है कि हिंदुस्तान जैसे देश में हर आदमी अपना नाम लिखे और जाति और धर्म देखकर सामान खरीदा जाए। तब भी मैंने सवाल पूछा था कि केवल धर्म लिखा जाएगा या जातियां लिखी जाएंगी। और अगर खास तौर पे मेरे इलाके का, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई अपर कास्ट संघी अगर कांवड़िया बन के आएगा, तो वो मुसलमान के यहाँ से खरीदना पसंद करेगा या फिर दलित के यहाँ से खरीदना पसंद करेगा जिनके हाथ का छुआ वो खाता नहीं है। ये सारे सवालात थे। तो उस समय कंगना रनावत जी का बयान ये आया कि सब पर मानवता लिखा जाना चाहिए, हलाल नहीं लिखा जाना चाहिए। मैं यहाँ ब्रिटेन में घूम रहा हूँ कई दिनों से, पिछले एक हफ्ते से यहाँ हूँ। यहाँ भी हलाल लिखा होता है और लोग वो खरीदना पसंद करते हैं। हलाल केवल एक धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं होती है। खैर, मैं इस पर डिटेल में बात बाद में कभी कर लूंगा या नहीं करूंगा। आप ये तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान से बीफ का एक्सपोर्ट करने वाली जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी हिंदुओं की हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम जैसे लोग भी शामिल हैं। और वो जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हलाल लिखा होता है। तो अभी उस पर बात करना बेकार है। अभी ये है कि एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे कंगना रनावत जी की जो संसद सदस्यता है, जो एमपी है, वो खतरे में आ सकती है। मंडी का पूरा चुनाव कैंसिल हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बहुत सारे खेल देखे। बनारस का खेल देखा आपने, जहां पर श्याम रंगीला नाम के एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो चुनाव लड़ने गए थे, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। और भी बहुत सारे लोगों का पर्चा खारिज कर दिया गया। सूरत की कहानी आप जानते हैं, जहां कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा खारिज कर दिया गया और अकेले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रह गए, बाकी सबका पर्चा खारिज हुआ। उसकी बहुत सारी कहानियां आई थी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे उसमें साथ दिया था। इंदौर का किस्सा आप जानते हैं कि कैसे कांग्रेस कैंडिडेट को खरीद लिया गया, उसका पर्चा खारिज हो गया। और उसके बाद वहां नोटा मुख्य रूप से विरोध में आ गया, तो वो सीट भी लगभग जीती हुई हो गई। मंडी में क्या हुआ था कि एक नेगी साहब थे। अब नेगी साहब थे तो गवर्नमेंट सर्विस में, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस से बाकायदा रिटायरमेंट लेकर, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर, सारा कुछ जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके नेगी साहब चाहते थे मंडी से चुनाव लड़ना। अब जीतते हारते ये सब तो बाद की बात है, लेकिन जिस समय वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे, अभी वो पर्चा दे ही रहे थे कि उसी समय जो आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, आईएएस होते हैं आमतौर पे, उन रिटर्निंग ऑफिसर महोदय ने उनका पर्चा खारिज कर दिया। अब नेगी साहब ठहरे सरकारी अधिकारी, इतनी आसानी से हार तो मानेंगे नहीं। तो चुनाव खत्म होने के बाद वो गए हैं हाई कोर्ट में।
और हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरा पर्चा जो खारिज किया गया वो गलत था, उसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। अब यहां से अगर देखिए तो बात बहुत साफ समझ में आती है कि अगर नेगी साहब सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे, इस्तीफा मंजूर हो गया था, जिस डिपार्टमेंट में वो थे वहां से उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल गया था, तो सारी फॉर्मेलिटीज तो हो गई थी पूरी। अब ये फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मान लीजिए पर्चे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी भी, तो पहले पर्चा एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद पर्चे की जांच की जाती है और जांच के दौरान खारिज किया जाता है। हमने बलिया में, यूपी के बलिया में भी एक किस्सा देखा था कि कैसे एक कैंडिडेट को लगभग डांट मार के उनके यहां से भगा दिया गया था, आरओ के यहां से पर्चा नहीं भरने दिया गया था। बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। यहां पर भी लगता है कि पूरी प्रक्रिया देखे बिना, पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना, जांच किए बिना इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। पर्चा क्यों खारिज किया गया ये समझना आसान नहीं है यहाँ से इतने दिन, और वहां के मंडी के चुनाव के बारे में हम लोग आमतौर पे बहुत डिटेल में जानते भी नहीं है कि नेगी साहब की क्या स्टैंडिंग थी, वो किसका वोट काटते, वो किसको नुकसान पहुंचाते। जाहिर तौर पे अगर कांग्रेस को वो फायदा पहुंचा रहे होते तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता उनका पर्चा खारिज करने का। जाहिर तौर पे ये संभव होगा कि वो शायद कंगना जी के वोटों का नुकसान कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटों का नुकसान कर सकते थे। ये एक वजह हो सकती है, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, जो भी कारण हो। अब तो मामला हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट में जांच होगी। अब हाई कोर्ट ने फिलहाल एक निर्णय तो अभी नहीं लिया है, लेकिन फिलहाल जो कदम उठाया है वो कदम नेगी साहब के पक्ष में लग रहा है, क्योंकि नेगी साहब की जो याचिका है उस पर कार्यवाही करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस महोदया ने नोटिस भेजे हैं। अब ये नोटिस गया होगा आरओ के पास, और इस नोटिस में सवाल पूछा गया है कि नेगी साहब का पर्चा क्यों खारिज हुआ। ये भी संभव था कि नेगी साहब कोर्ट में जाते, कोर्ट को ये लगता कि नेगी साहब बिना मतलब की बात कर रहे हैं, इनकी अपील में कोई दम नहीं है, इनकी याचिका में कोई दम नहीं है, और पर्चा वहीं का वहीं खारिज हो जाता। पर्चा क्या मतलब, उनकी जो याचिका है वो याचिका वहीं की वहीं खारिज हो जाती है। ऐसे मामले बहुत सारे देखे जाते हैं, चुनाव के बाद बहुत सारे इस तरह के दावे किए जाते हैं, तो उनको कोर्ट बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। लेकिन इस बार हुआ यह है कि कोर्ट ने न केवल एंटरटेन किया है, बल्कि नेगी साहब की याचिका पर ध्यान देते हुए, उनकी याचिका पर कार्रवाई करते हुए आरओ को, जो रिटर्निंग ऑफिसर महोदय हैं, चुनाव प्रक्रिया जो कराते हैं, उनको नोटिस भेजा है। दरअसल इस चुनाव में इतनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं कि इस तरह का जो भी घटना सामने आती है, इस तरह की जो भी घटना सामने आती है, एक बार संशय खड़ा करती है। अभी बंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तीस्ता सीतलवाड़ और उनके साथियों ने, और वहां बाकायदा डेटा दिखाया कि 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर ईवीएम से जितना वोट पड़ा और जो गिनती की गई उसमें अंतर है। और मजेदार बात यह है कि जितनी जगहों पर यह अंतर है, उन सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। राजू पारुलेकर ने हमारे चैनल पर विस्तार में इस बात पर वीडियो किया है, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखा जाना चाहिए। साथ ही आप जानते हैं कि महमूद प्राचा साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये जानने के लिए कि जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी जाती है उसकी देखभाल किस तरह से होती है। सीसीटीवी देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं था, सीसीटीवी की फुटेज देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीसीटीवी की फुटेज मिली है, और प्राचा साहब एक के बाद एक वो फुटेज लगा रहे हैं, और महमूद प्राचा साहब जो फुटेज लगा रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जितना ट्रेन में या प्लेन में हमारा सामान सुरक्षित होता है, उतनी भी ईवीएम सुरक्षित नहीं है बार बार, जबकि वो सील ताला होना चाहिए जो खुलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम उनमें देखते हैं कि बार बार वो खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, लोग बाहर आते हैं, और साफ लग रहा है कि ईवीएम की सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया है। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे, बनारस के चुनाव में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर कहा था कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए थे, उनको चुनाव जितवाया गया है। महाराष्ट्र की एक सीट पर आप जानते हैं कि चुनाव डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया, मुंबई की सीट थी, चुनाव डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दोबारा से पता नहीं क्या हुआ कि काउंटिंग वाउंटिंग बदली गई और 48 वोटों से शिवसेना का जो शिंदे का उम्मीदवार था उसको जिता दिया गया। और उसके बाद खबर ये आई कि उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस चल रहे थे वो भी वापस ले गए। ऐसे तो कितने सारे केसेज आए हैं। मैंने आपको इंदौर की बात बताई, मैंने आपको सूरत की बात बताई, और भी बहुत सारी जगहों पर लोगों के पर्चे
कैंसिल होने की बात आई है और इन सारी चीजों का संज्ञान अगर कोर्ट लेता है तो मामला बहुत बढ़ेगा। लेकिन अभी हम मंडी की बात कर रहे हैं, मंडी में क्या हो सकता है? मान लीजिए ये जो नोटिस गई है, आरओ साहब उस नोटिस का जवाब देंगे। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि उस नोटिस के जवाब से संतुष्ट हो जाए माननीय हाईकोर्ट और मामला जहां का तहां है वहीं दब जाए। लेकिन दूसरा और खतरनाक पहलू ये हो सकता है कि उनकी जो नोटिस दी गई है उसका जो जवाब आए उस जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट ना हो, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि नेगी साहब रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनको नियम कानूनों की अच्छी तरह से जानकारी है, वो कोई ऐसे ही बाहर से नहीं आ गए। तो अगर वाकई जिस तरह से उनका पर्चा खारिज किया गया है वो इलीगल है, अगर वाकई उनका पर्चा बिना नियमों का पालन किए खारिज कर दिया गया है और आरओ साहब अपने जवाब में हाई कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो पर्चा खारिज हुआ है वो गलत है, तो जो सबसे बड़ा कदम उठा सकता है हाई कोर्ट, वो ये कदम उठा सकता है कि मंडी लोकसभा चुनाव को ही निरस्त कर दे। अब अगर मंडी लोकसभा चुनाव निरस्त होता है तो दोबारा चुनाव होगा। दोबारा चुनाव होगा तो जाहिर है कि नेगी साहब भी चुनाव लड़ेंगे और नेगी साहब जब चुनाव लड़ेंगे, इधर कंगना भी चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस भी नए तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जाएगी। और उसमें क्या होगा चुनाव के बारे में तो आप जानते हैं, अगर 5 दिन बाद चुनाव हो तो भी रिजल्ट पलट सकता है, तो उसमें क्या होगा उसके बारे में कयास लगाना तो बेकार है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कंगना जी के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली जो कहावत है वो सही साबित होगी। बड़े दिनों से वो मंडी से लोकसभा टिकट की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रही थी, फिल्में तक बनाई। अभी उन्होंने इंदिरा गांधी पर और इमरजेंसी पर एक फिल्म बनाई है। इमरजेंसी को लेकर संसद में जब चर्चा बहुत होने लगी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना रनावत जी की फिल्म को प्रमोट करने के लिए इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है। उनकी पिछली कई फिल्में सुपर फ्लॉप हुई हैं और इमरजेंसी पर इतनी बहस संसद के अंदर होने के बावजूद इमरजेंसी पे कोई माहौल कम से कम देश के अंदर सोशल मीडिया के अंदर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कारण यह है कि जनता, जो इमरजेंसी को जिस जनता ने देखा था वो भूल चुकी है, वो जनता बहुत बूढ़ी हो चुकी है या फिर मर चुकी है, जा चुकी है। जब मैं पैदा हुआ था जिस साल 1975 में, उस साल लगी थी तो 49 साल का तो मैं हो गया, उस समय जो 10 साल का होगा वो भी इस समय 60 साल के आसपास का होगा। तो जिन्होंने इमरजेंसी देखी है वो लोग तो अब है नहीं। और अभी जिस तरह की इमरजेंसी चल रही है, जिस तरह लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उमर खालिद को इतने लंबे समय से जेल में रखा गया है, ये सारे लोग देख रहे हैं। अभी संसद चल रही है, संसद में जिस तरह की बहसें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ममता जी के भतीजे हैं, उन्होंने नोटबंदी की बात की। हमारे जो ओम बिरला साहब हैं उन्होंने कहा 4 साल पुरानी बात हो गई, अब आप उसकी बात कहां कर रहे हैं। तब अभिजीत ने, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने याद दिलाया कि जब यहाँ पे नेहरू जी की बात होती है, 70 साल पुरानी बात होती है, इमरजेंसी की बात होती है, 50 साल पुरानी बात होती है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, 4 साल पुरानी बात करने पर आपको दिक्कत क्यों हो रही है। काफी वायरल हुआ था वो वीडियो, हमारे यहाँ डॉक्टर राकेश पाठक ने उस पर वीडियो भी किया है। तो अभी जो पूरा का पूरा माहौल चल रहा है उसमें अगर ये चुनाव खारिज होता है, अगर मंडी से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है कंगना रनावत जी को, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि पता नहीं वो चुनाव जीतेंगी, चुनाव हारेंगी, कोई नहीं जानता। आपने अभी देखा कि हिमाचल में जो उपचुनाव हुआ उसमें विधानसभा में कांग्रेस बहुत कायदे से जीत के आई। सुक्खू सरकार गिराने की जो पूरी की पूरी साजिश थी वो साजिश नाकामयाब हुई। जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो अपनी ही सीटों से बुरी तरह से चुनाव हारे। तो ऐसे में अगर माननीय हाईकोर्ट आने वाले 6 महीने साल भर में इस तरह के निर्णय पर पहुंचता है तो भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस होगा। इमरजेंसी कंगना जी जो बना रही हैं, उसके बाद तो इंदिरा गांधी 2 साल बाद ही उभर आई थी और देश ने उनको पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री चुना था। लेकिन अगर कंगना रानावत जी की सीट चली गई तो दोबारा चुनाव में मंडी की जनता उन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी, ये एक अलग मामला होगा। खैर, जब जो जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। मैंने आपको बताया कि मैं देश के बाहर हूं, इसीलिए बहुत रेगुलर वीडियोस नहीं कर पा रहा। जब मौका मिलता है यहां से तो मैं वीडियोस करता हूं और आगे भी जैसा मुझे
लगेगा मैं लगातार वीडियोस करता रहूंगा। इंग्लैंड में भी अगर मुझे दिलचस्प चीजें दिखेंगी, और बहुत सारी दिलचस्प चीजें दिखी भी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि लंदन के बारे में कम से कम जो लोग लंदन पहली बार घूमने आते हैं उनको बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूं। एक आध दिन में मेरी कोशिश होगी कि ऐसा वीडियो लेके आपके पास आऊं। तो जब मैं नहीं हूं तो मेरे साथी लगातार वीडियो कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे इल्तजा है कि हमारे वीडियोस देखते रहें। बेहद इंपॉर्टेंट इश्यूज पर राजू पारुलेकर जी, अशोक वानखेड़े जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर सुजाता और ये सारे लोग वीडियोस कर रहे हैं। वीडियोस देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। लौट के हिंदुस्तान आऊंगा तो फिर वैसे ही सक्रिय होऊंगा जैसे पहले से था। अब सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तब हमें वो ताकत मिलेगी कि हम सारे लोग कैमरे और सत्ता की आंख में आंख मिलाकर लगातार सच कहते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।